जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग पॉलिटी और 90 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 91 से भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का भी एक बुकलेट जो है वो अवेलेबल है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें सो इसमें आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ टू एम्पावर द विमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी काम करे फॉर द पीपल इन रियल सेंस, to empower the citizen, all these are the objectives of RTI Act 2005. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। नॉट ट्रू, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, रिलीजियोसिटी एंड इमोशनलिटी एंड पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ ये होना चाहिए। देखिए रिलीजियोसिटी एंड इमोशनैलिटी ये इसका पार्ट नहीं होगा। गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टर्स होते हैं एट पर द यूनाइटेड स्टेट्स: पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड अकाउंटेबल, इंक्लूसिव एंड फॉलो रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव। इसमें रिलीजियोसिटी और इमोशनैलिटी इंक्लूडेड नहीं है। Who among the following was appointed as the first director of the Unique Identification Authority of India, created in June 2009? So he was Mr. Ram Sevak Sharma ji. Nandan Nilekani was the first chairman of the Unique Identification Authority of India. R.S. Sharma was the first director general. UIDI क्रिएट हुआ था 2009 में। नेक्स्ट ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑफिसर हैं राज्यसभा के, स्पीकर होते हैं वहाँ के, चेयरमैन बोले जाते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही होल्ड्स हिज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। देन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो ही कैन अटेंड द मीटिंग्स इन द लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। CBI 1963 ठीक है, CVC 1964 ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1985 ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2000। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, एक्सचेंज सेंट्रल लॉज वायलेशंस को हैंडल करने के लिए, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। और 1957 में इस यूनिट को नाम दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ठीक है। तो इट वाज नॉट मेड इन 2000। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ विच कंट्री। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ITBP इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करते हैं। सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल और इंडो भूटान को गार्ड करते हैं, और असम राइफल्स इंडो म्यांमार को गार्ड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ डिपार्टमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जनवरी 2004 में, टू टेक केयर ऑफ द इशूज रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर पुलिसिंग एंड गार्डिंग एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, फेंसिंग एंड फ्लड लाइटिंग ऑफ बॉर्डर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सब के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिएट किया गया था। नाउ इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सो डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, it is not under this development ministry. It is the Department of Women and Child was established in 1985 under the MHRD, but 30th January 2006 से ये जो है ये काम कर रही है सेपरेट मिनिस्ट्री के तौर पे। सो नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 2 डिपार्टमेंट हैं, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में काम करता है, बट स्टिल MHRD का भी नाम चेंज किया गया और उसको रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क। फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड जो है इट वर्क्स
इट इज़ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 1964 में ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर आता था। 1993 में MHRD के अंदर आया, बाद में ये सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2006 में, और फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है अब वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आ गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड द रीजनिंग का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल इन नेचर। ठीक है, आर्टिकल 352 के पास प्रोविजन है टू डील विद द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो फेडरल है, लेकिन 352 की बात करें तो इट प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया if satisfied that the security of India or any part of the territory thereof is threatened due to war or external aggression or armed rebellion, can proclaim the emergency, whilst Article 356 जो है वो proclamation है for the president rule in constitutional machinery fails in any state. So statement तो सही है, reason उसका correct नहीं है. Next, the Press Council of India is a statutory body, statutory quasi-judicial body or advisory body. So it is a statutory quasi-judicial body. Established हुई थी 1966 में. In Government of India's नीति आयोग, which is an economic policy making think tank, what is the full form of नीति आयोग? So it is National Institution for Transforming India. It was formed on 1st January 2015 by replacing the Planning Commission. मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, ये एक सोशल मूवमेंट है, एसोसिएटेड है किसके साथ? विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज एसोसिएटेड विद RTI Act. MKSS was founded in 1990 by the social activist Aruna Roy, Nikhil De, Shankar Singh, and this organization is known for its association with the People's Movement demanding the right to information. People's Movement demanding the right to information is considered to have started in the year 1990, when MKSS demanded the data regarding the famine relief work and was the wages of the workers. So the organization also played an important role in bringing the Right to Information Act. ठीक है? Which of the following is the reason of emergence of regionalism in India? So uneven development, fear of losing the cultural identity, political prominence, ये सारे ही reason हैं इसके. Alright, तो ये सारे ही reason हैं political for the emergence of regionalism. Which of the following statements about Sikkim are true? It became an integral part of India in 1975. True. Then it is considered as a botanist paradise. बिल्कुल सही बात है. Its population is mainly made up of lepchas. ये भी सही है. So तीनों ही सही है. 36th Amendment of the Constitution 1975. Sikkim became an integral part of India, and this region is blessed with biodiversity and considered as the paradise of botanists because it comes under the Himalayan hotspot. The natives of this region are lepchas, Bhutias, and Nepalis. National Water Development Agency NWDA. It was established in which year? So it was established in 1982. ठीक है. It was set up in July 1982 as an autonomous body under the Societies Registration Act 1860 to carry out the water balance and other studies on a scientific basis for the optimum utilization of water resources. Now, this Government of India constituted National Water Board in September 1990. Which is correct chronological order of the following? Shimla Agreement, Indo-Soviet Treaty, Farakka Accord, Tashkent Agreement. तो शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था 1972 में on 2nd July and between India and Pakistan. Indo-Soviet Union is a pact for friendship and cooperation between India and Soviet Union signed on August 9, 1971. ठीक है, तो ये 1971 में हुआ था. देन फरक्का अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था between India and Bangladesh in 1975. टेम्परेली और फाइनली 1996 में. और 10 जनवरी ये जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था विद पाकिस्तान ऑन 10 जनवरी 1966. ठीक है, तो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका बताना है, तो ये हो जाएगा 4213. Next, Bangladesh was created as a result of Indo-Pak hostilities. So it was created in December 1971. 3rd December 1971 को इंडिया ने इंटरवीन किया था ऑन बिहाफ ऑफ द बांग्लादेश रेफ्यूजीज हु माइग्रेटेड टू इंडियन साइड ड्यू टू द ऑपरेसिव मेजर्स अडॉप्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान टू सप्रेस द प्रोटेस्ट मार्चेस फॉलोइंग द शेख मुजीबुर रहमान's arrest in western Pakistan. Now on December 16, 1971, Pakistani army unconditionally surrendered and therefore the eastern Pakistan became a free nation and it was named as Bangladesh, and Sheikh Mujibur Rahman became the first Prime Minister of Bangladesh. Which of the following was not included in India-Sri Lanka Accord? So it was complete freedom. Complete freedom वाला concept नहीं था. New state का formation by merging the eastern and northern provinces, establishment of North East Council and integrity of Sri Lanka. ये सब इसमें आ जाएंगे.
मैच करना है आपको ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन सिद्धार्थ। सो ऑपरेशन चेकमेट था श्रीलंका के साथ, ऑपरेशन कैक्टस था मालदीव्स के साथ, ऑपरेशन ब्लू स्टार था पंजाब के साथ और ऑपरेशन सिद्धार्थ हुआ था बिहार में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये किसका मोटो है? सो इट इज़ द मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। In which of the following decades the parliamentary system in India shifted from centralism to federalism? So it shifted from centralism to federalism in 1980s. Parliamentary system of India 1971 से 80 की डिकेड जो था, कांग्रेस पार्टी का पावर लूज हो गया था बहुत सारे स्टेट्स में और यहाँ पर एक शिफ्ट देखने को मिला सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ। हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा? सो लश्कर तैयबा के फाउंडर थे हाफिज़ मोहम्मद सईद, इसका फाउंडर था। लश्कर तैयबा एक एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया में। इसको बनाया था हाफिज़ मोहम्मद सईद और ज़फ़र इकबाल ने 1990 में एट द कुनार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एपिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन बहुगुणा जी बिल्कुल सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, साइलेंट वैली आंदोलन बाबा आमटे। साइलेंट वैली मूवमेंट जो था वो डॉक्टर सलीम अली फेमस थे इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, आर्म्ड कॉर्प्स सेंट्रल एंड स्कूल जबलपुर, आर्मी मेडिकल सेंटर एंड स्कूल लखनऊ। नेक्स्ट, इन इंडियन नेवी द इक्विवेलेंट ऑफ एन आर्मी लिeutenant इज लिeutenant कर्नल इज, तो ये इक्विवेलेंट होते हैं कमांडर के। ठीक है, इंडियन आर्मी ये पूरा इनका रैंकिंग्स दी हुई हैं। जनरल यहाँ पे बोलते हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में एडमिरल बोलते हैं और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वाइस एडमिरल होते हैं, एयर मार्शल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर जनरल होते हैं, फिर रियर एडमिरल होते हैं, यहाँ पर वहाँ एयर वाइस मार्शल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था इक्विवेलेंट ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ ये। सो इक्विवेलेंट ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल ये नेवी में कमांडर होते हैं और एयरफोर्स में विंग कमांडर होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी जून 1990 की बात 1999 की बात करें तब 6 थी। सो द ऑपरेशनल कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी एज ऑन जून 1999 वर 5 विच आर 6 एट प्रेजेंट। ठीक है, वेस्टर्न कमांड है चंडीगढ़ में, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नदर्न कमांड उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर 2005 से, और इसके अलावा हेडक्वार्टर जो है ट्रेनिंग कमांड का वो शिमला में है। द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1887, ये कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया 1887 बेंगलोर। द लॉ यूनिवर्सिटी वॉज स्टेब्लिश्ड इन, अब देखिए लॉ यूनिवर्सिटी फर्स्ट बोलेंगे तो बेंगलोर थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज़ ये कोची में है, वाइल देयर इज़ नो लॉ यूनिवर्सिटी इन त्रिवेंद्रम। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं ये क्लैरिटी नहीं थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कब बना था? सो बीएसएफ वॉज फॉर्म्ड इन 1965। हेडक्वार्टर बीएसएफ का दिल्ली में है। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी लोकेटेड है माउंट आबू में। इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट माउंट आबू, हिल स्टेशन इन द अरावली रेंज इन राजस्थान। द इंडियन रेजिमेंट मिशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB is situated in, so it is situated in New Delhi. Indian Regiment Mission of Asian Development Bank. Next, with reference to National Legal Service Authority, consider the following statements. NALSA, its objective is to ensure the free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunities. It issues the guidelines to the State Legal Service Authority to implement the legal programs and the schemes throughout the country. तो देखिए दोनों ही सही है. नालसा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में. ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके द्वारा फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स. Now the objective of this NALSA is to provide the free and competent legal services to the weaker section on the basis of equal opportunities. साथ ही इंस्ट्रक्शंस भी देती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को, और उनको फाइनेंशियल ग्रांट्स भी प्रोवाइड करते हैं.
State Legal Service Authority is headed by the Chief Minister of the respective High Court, who is a patron in chief of the State Legal Service Authority. With reference to India, consider the following statement. Judicial custody means an accused in the custody of concerned magistrate, and such accused is locked up in the police station, not in the jail. ठीक है, तो ये जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है. ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. ये सही बात है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में है, जज की तरफ से ये कस्टडी आई है, तो अब बिना उनकी परमिशन के आप इंटेरोगेट नहीं कर पाओगे. सो पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि पुलिस हैज़ फिजिकल कस्टडी ऑफ द एक्यूज, जबकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट. And in formal police custody, the accused is lodged in police station lockup, while in the judicial custody, it is in the jail. When police takes a person into custody, the CRPC kicks in and they are produced him or her before the magistrate within 24 hours. जुडिशियल कस्टडी के टाइम पे पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं टू इंटेरोगेट. हाउएवर कोर्ट अलाउ कर सकता है इफ कंडक्टेड सुपाइंस इन द इंटेरोगेशन बीइंग नेसेसरी. CRPC Section 167 Criminal Procedure. Judicial custody interrogation by police permissible. Magistrate can direct the place and manner. Mere interrogation by police during such custody by permission of the magistrate cannot change the nature of the custody. This was said in the Gyan Singh versus the State of Delhi Administration 1981. And the last question for today, 125th question, is with reference to India, consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. देखिए पेरोल दे दी जा सकती है, ठीक है. सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट जो है दे हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल्स. ठीक है, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट दो. सो पेरोल क्या है? इट इज़ द रिलीज ऑफ प्रिजनर ईदर टेम्परेली फॉर अ स्पेशल पर्पज और कम्प्लीटली बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेंटेंस ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर. सच प्रॉमिस इज नोन एज अ वर्ड ऑफ ऑनर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द पेरोल ऑर्डर. ठीक है. Now parole is not recognized as a right in India. ये इंडिया में अधिकार के तौर पे नहीं, despite the fact that it has administrative importance. Prisoners' claim to parole is not absolute, and prison authorities have considerable discretion in granting the parole to that prisoner. However, the parole is considered a right for prisoners by a number of international accords and organizations. The grant of parole is governed by the rules made under the Prison Act 1894 and Prison Act 1900, and many state governments have also formulated the guidelines to bring out the objectivity and facilitate the decision making to determine whether the parole needs to be granted in particular case or not. तो हर state अपना एक बनाएगा. Now ये जो decision होते हैं ये लिए जाते हैं in accordance with the guidance जो कि time to time frame किए जाते हैं. The prisons, Bombay Furlough and the Parole Rules 1959, they have been enacted by the exercising rule making power अंडर सेक्शन 59(5) ऑफ द प्रिजन्स एक्ट 1984. सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो ये कंप्लीट होता है हमारा वीडियो यहाँ पर इसी के साथ. और एक और वीडियो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए और उसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारी जो घटना चक्र है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. सो आप लोग भी रिवाइज़ करते रहिए. आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है घटना चक्र का. सो आप रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ करिए. जहाँ से भी आपको शुरू करना है कीजिए, लेकिन उसको रिविजन मोड में लेकर आइए बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स अब आ रहे हैं. साथ ही साथ ट्राई टू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो. सब्सक्राइबर्स आते हैं फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है, फिर आते हैं फिर अनसब्सक्राइब होता है. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू डू इट, हाउ यू मैनेज टू डू इट, बट ओके, इट इज़ योर विश. इट इज़ अ फ्री वर्ल्ड. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है. बट एज आई प्रॉमिस्ड दैट आई विल गिव ऑल द घटना चक्र टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो मैंने सारी दी हैं और बस 1-2 वीडियो के बाद सारी स्टैटिक घटना चक्र आपको मिल जाएंगी. सो एन्जॉय इट, रिवाइज इट, एंड अगर कोई भी इससे हेल्पफुल किसी के लिए भी हो रही हैं सो दैट इज़ माई ऑनर. ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद, जय भारत.